यार पाकिस्तान ने फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पहली टीम बन गई जिसने साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया है ओडीआईज में। ऐसी कोई टीम नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ने मतलब इतनी बड़ी टीम्स भी आज तक ये काम नहीं कर पाई जो पाकिस्तान ने किया। और पाकिस्तान का बड़ी अनोखा बिहेवियर है यार। अभी देखिए कि कुछ अर्से पहले तक ऐसा लग रहा था कि डेथ बेड पे पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन इस तरीके से कमबैक किया है। मतलब हम यूएसए से हारे, हम आइलैंड से हारे, हम न्यूजीलैंड की सी टीम से हार गए और हम अफगानिस्तान से हारे, उसके बाद हम बांग्लादेश से अपने ही घर पे हार गए। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जिससे हमें लगा भाई पाकिस्तान क्रिकेट तो अब ख़त्म है यार, पाकिस्तान क्रिकेट क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद अब जब कमबैक किया है तो कमबैक भी पाकिस्तान क्रिकेट ऐसा करती है कि दुनिया फिर हिल जाती है, दुनिया हैरान रह जाती है। और यही हुआ कि हिस्ट्री पे हिस्ट्री पाकिस्तान क्रिकेट क्रिएट करे जा रही है। और कल के मैच के बारे में अगर हम बात करें तो शुरू में साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है और डिसाइड करती है बॉलिंग के लिए। ये एक ट्रेंड अगर आप देखें तो ये ट्रेंड साउथ अफ्रीका फॉलो कर रही है कि हर मैच में साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है और टॉस जीत के बॉलिंग ही करती है। मतलब आखिर में उनको चेज करना पड़ता है जिसकी वजह से वो हार जाता है। लेकिन आज के मैच में थोड़ा सा एक डिफरेंट बात ये थी कि बारिश हो गई थी, और बारिश होने की वजह से क्या होता है कि आपके शुरू में पाकिस्तान के जो बैटर्स आए उनको खेलने में मुश्किल होगी, जाहिर सी बात है। तो एक मुश्किल कंडीशन हो जाएगी और साउथ अफ्रीका ने ये प्लान बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया। अब्दुल्ला शफीक की शुरू में ही विकेट ले ली, और अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करें जो डक पे वो आउट हो गए, गोल्डन डक पे वो आउट हो गए। 3 कंसेक्यूटिव बार वो डक पे आउट हुए ओडीआईज में। मतलब पहले मैच में भी डक पे आउट है, दूसरे मैच में भी डक पे आउट है, अब तीसरे मैच में तो गोल्डन डक पे आउट हो गए। और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मतलब वो किताबी प्लेयर हैं और रिकॉर्ड्स भी किताबी बनाए जा रहे हैं, अनोखे बनाए जा रहे हैं। अगर आप T20 में देखें तो T20 में भी ये कंसेक्यूटिव 4 बार डक पे आउट हुए हैं। तो मतलब इन्होंने जो इतने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं ये काफ़ी मसले करेगा इनके लिए, और मतलब इनको टीम से भी निकाल सकता है ये जो इनके रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन अगर आगे चले तो हम मैच में तो साइम अयूब ने जो पारी खेली है इसकी वजह से हम मैच में वापसी आए। मतलब मैच में वापसी गए, मैच हम कहें तो जीते भी हैं, क्योंकि सेंचुरी बनाई उस कंडीशंस में जो कि बहुत मुश्किल थी और शुरू में बहुत ज़्यादा स्विंग भी हो रही थी बॉल। उनके सपोर्ट में दूसरे एंड पे बाबर आजम खड़े हुए थे। मतलब बाबर आजम ने भी 2 बैक टू बैक 50s मार दी हैं ओडीआई में, सेकंड मैच में 50 और लास्ट मैच में भी उन्होंने 50 मारी। एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि कॉन्फिडेंस मिलेगा बाबर आजम को। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है भाई, और बाबर आजम का कमबैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट मैच सीरीज जो होने वाली है वो तो खास के बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होने वाली है हमारी। और अगर उसमें बाबर आजम परफॉर्म करते हैं तो बाबर आजम की जो प्राइम अगर आपने फॉर्म देखी हो वो फॉर्म की झलक हमें देखने को मिलेगी बाकी फॉर्मेट्स में भी। और वनडे में हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर वनडे पे हमें वो फॉर्म मिल जाती है तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में हमें काफ़ी मदद होगी उसमें। अच्छा ये बात तो सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर हुई है उनकी इनिंग में। प्रॉब्लम ये थी कि कम स्ट्राइक रेट से खेला है। मतलब इन्होंने स्लो खेला है आज के मैच में भी, लास्ट मैच में भी इन्होंने स्लो खेला था, आज के मैच में भी स्लो खेला, 70 की इन्होंने स्ट्राइक रेट से खेला ऑलमोस्ट। तो मतलब ये एक गुड साइन नहीं है, क्योंकि अगर आप शुरू में स्लो खेलते हैं तो वो टीम के लिए नुकसानदायक है। टीम के लिए क्या नुकसानदायक है कि टीम पे फिर वो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। मतलब एक एंड से बेशक स्लो खेल रहे हैं, टाइम लेना है, लेकिन साइम अयूब दूसरे एंड पे जो खड़े हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन पर एक प्रेशर बढ़ रहा है। और उन्होंने बेशक सेंचुरी मार दी, लेकिन उन पर एक प्रेशर बन रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। और इसके बाद वो सेंचुरी बनाने के बाद जब हार्ड हिटिंग की तरफ गए तो फिर वो आउट हो गए। आपको पता है कि भाई जो 94 बॉल्स उन्होंने खेली हैं तो उस पर वो खेलने में उनका स्टेमिना कितना खर्च हुआ है, उनकी एनर्जी कितनी खर्च हुई है। अब थोड़ा सा उनको रेस्ट तो चाहिए था ना। अगर दूसरे एंड से हिटिंग हो रही होती तो वो थोड़ा सा रेस्ट लेते, थोड़ा सा टाइम लेते, थोड़ा सा वो मतलब कहते हैं टुक टुक करते, तो उनको एक एनर्जी उनकी वापसी आती और उसके बाद फिर वो सही से हिटिंग कर लेते। लेकिन फिर ये हुआ कि उन्होंने सेंचुरी मारी और सेंचुरी मारते के साथ ही वो 101 रन पे वो आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसके बाद अब रिजवान को भी देखें ना, रिजवान भी आए और रिजवान ने भी अच्छी पारी खेली, 50 रन उन्होंने बनाए हैं और रन बॉल उन्होंने खेली। लेकिन शुरू में वो ऐसे ही स्लो खेल रहे थे जैसे वो हर दफ़ा खेलते हैं। मतलब वही 60 to 70 की स्ट्राइक रेट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद आगे चले तो कामरान गुलाम गोल्डन डक पे वो आउट हो गए आज, और काफ़ी लोग उनको क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, उनको कहना है भाई टुल्ला है, इनकी कोई वो नहीं है। लेकिन ये क्या आप दाद देनी चाहिए कि कामरान गुलाम की जो इंटेंट थी, कि जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो नीयत थी वो ये थी कि वो आते के साथ हिटिंग करेंगे, और वो ये करना चाह रहे थे कि भाई पाकिस्तान का स्कोर 300 प्लस जाए, 350 प्लस जाए, वो इसकी कोशिश कर रहे थे आज भी। और हमें देखा कि लास्ट मैच में उन्होंने रिजवान ने जो बोला था उसके बिल्कुल बरअक्स किया, और आज के मैच में भी बिल्कुल बरअक्स किया उन्होंने। मतलब आते के साथ उन्होंने हिटिंग करने की कोशिश की और वो बेशक आउट हो गए, लेकिन हमें उनकी इंटेंट पे दाद देनी चाहिए। उसके बाद सलमान अली आगा आता है, सलमान अली आगा ने हिटिंग की भी है। मतलब इन्होंने 48 रन बनाए हैं 33 बॉल्स खेल के। मतलब 145 की इनकी स्ट्राइक रेट थी। अनफॉर्चुनेटली 50 नहीं बना पाए, लेकिन टीम के लिए
इन्होंने जो खेला है, जो इन्होंने, बल्कि इनका एक शॉट भी वायरल हो रहा था कि भाई उन्होंने बैक ऑफ द बैट से जो शॉट मारा है, बिल्कुल ही बेहतरीन शॉट मारा है। और ये लोग ज़्यादातर डोमेस्टिक में मारते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मारना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। और ये हमें देखने को मिला है कि आगा सलमान जो है वो, इनके पास ये इतनी ज़्यादा रेंज ऑफ शॉट्स नहीं थे पहले, लेकिन इन्होंने शायद डेवलप किए हैं। T20 की वजह से डेवलप करने पड़े उनको या क्या है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने डेवलप किया और हमें आज देखे भी ये शॉट्स। इनके बाद तैयब ताहिर आते हैं। तैयब ताहिर ने भी अच्छी स्ट्राइक से खेलने की कोशिश की, लेकिन वो भी जल्दी वो आउट हो गए। और आज के मैच में आपको जैसे पता कि इरफान खान नियाज़ी को खिलाया था, तैयब ताहिर को खिलाया था। लेकिन ये आप PCB के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड कर दी कि चैम्पियंस ट्रॉफी में कौन खेलेगा, तैयब ताहिर खेलेंगे या इरफान खान नियाज़ी। मेरा जो एक मशवरा है, एनालिसिस है, बल्कि मैं कहूँगा इरफान खान नियाज़ी को आप चैम्पियंस ट्रॉफी में लेके जाएं। भाई उनको हिटिंग आती है, प्रॉपर वो हिटिंग करना जानते हैं, और आप उनको डेवलप करें, उनको मौका दें, उनको टाइम दें, उनको आप जल्दी प्रमोट करें किसी मैच में। और अगर उनको कॉन्फिडेंस मिल गया तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि आपकी जो फिनिशिंग है ना वो प्रॉपर होगी, आपकी एंड में आपको प्रॉपर हिटिंग देखने को मिलेगी, और बड़े बड़े आपके स्कोर लग रहे होंगे, 300 प्लस आप जा रहे होंगे पाकिस्तान की कंडीशंस में, तो ये एक अच्छा साइन होगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो आज के मैच में हुई है, बल्कि हर मैच में देखने को मिली है, वो ये है कि शाहीन नसीम से पहले आ रहे हैं। वो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि नसीम, जिनकी टेक्निक भी अच्छी है, जिन्होंने काफ़ी मैचेस पाकिस्तान को जिताए हैं और क्लच मोमेंट से पाकिस्तान को जिताए, अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचेस जिताए हैं, फिर टेस्ट मैच उन्होंने काफ़ी जिताए, एक एंड पर खड़े रहे और 2 लोगों की सेंचुरी करी है। बाबर आजम की एक दफ़ा सेंचुरी करी टेस्ट मैच में, एक दफ़ा सऊद शकील की उन्होंने करवाई है। तो मतलब इतना ज़्यादा एक अच्छा बैटर, मतलब नसीम शाह मैं कहता हूँ अच्छा बैटर हैं, बॉलर भी अच्छे हैं और बैटर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर एक ही ओवर बचा हो और आपको डिसाइड करना हो किसको भेजना, तो आप शाहीन को भेज दो। लेकिन जब आपके 3 से 4 ओवर या उससे ज़्यादा बचे हुए हैं, तो फिर आप नसीम शाह को भेजो। भाई नसीम शाह कम से कम टुक करना आता है, स्ट्राइक रोटेशन करनी आती है, गेम अवेयरनेस है उनके अंदर, जो कि मेन बात है। तो ये आप करो भाई, कोशिश कर नसीम शाह को पहले भेजाओ। जब वो आते हैं आखिरी में आते हैं और फिर वो टाइम ही नहीं बचता कि वो हिटिंग करें। तो खैर इन पाकिस्तान की बैटिंग खत्म होती है, 308 रन हम बनाते हैं, 309 का हम टारगेट देते हैं। एक अच्छा टारगेट था, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ सकता था, क्योंकि मसला असल में ये था कि बाउंड्रीज थोड़ी छोटी की हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि पिंक जो मैच होता है उसमें आपकी जो वो होती है बाउंड्रीज छोटी की हुई होती है, 60 मीटर की हुई होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेजिंग की जाए। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम ये थी कि आपकी 308 रन बनाए हैं, ये परफेक्ट नहीं था, आपको उससे ज़्यादा जाना चाहिए था, आपको 360 350 से ज़्यादा ही जाना चाहिए था, ये आपको लेके चलना था। लेकिन खैर हमने इसको भी एक अच्छा टोटल बना के पेश कर दिया। जब हमारी बॉलिंग आई तो हमने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की भाई, मतलब बॉलिंग में नसीम शाह ने पहली विकेट ली, उसके बाद अच्छा मैं आगाज़ देखने को मिला पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से। एक मसला ये हुआ कि शाहीन को काफ़ी जो है वो मार पिटी है, मतलब 70 रन उनको बढ़ गए अपने 7 ओवर्स में। 10 रन की इनकी इकनॉमी थी, क्योंकि अच्छी नहीं थी। लेकिन एक बात आप ये देखें कि शाहीन को जब मिडिल ओवर्स में लेकर आए हैं, उस वक्त क्लासन फुल फॉर्म में थे, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि क्लासन एक साइड कर देंगे मैच को। और आपको पता है क्लासन हर मैच में तकरीबन टिके ही आ रहे हैं, मतलब अगर साउथ अफ्रीका ये वाला मैच जीत जाती तो फिर क्लासन को ही मैन ऑफ द सीरीज़ होना था, इतना अच्छा वो खेले थे सीरीज़ में। और आज के मैच में वो ऐसे इतने अच्छा खेले थे। लेकिन मिडिल ओवर्स में आप रिजवान की कैप्टनसी चेक करें कि वो शाहीन शाह को लेकर आए थे और शाहीन शाह उनको आउट कर देते हैं। और शाहीन शाह बेशक बाकी मोमेंट से पिटते थे, लेकिन उस मोमेंट पे जब उनको लेकर आए हैं, शाहीन शाह ने विकेट आपको लेके दी और उसकी वजह से मैच बिल्कुल पलट गया। तो ये इस मैच में काफ़ी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली कि रिजवान की कैप्टनसी भी बड़ी आला थी। और रिजवान की कैप्टनसी में एक अच्छा पॉइंट ये कि वो अपने बॉलर्स को समझता है, इनको पता होता है कि भाई ये बॉलर्स की खूबी है, ये खामी है, और इस बॉलर को इस टाइम पे यूटिलाइज किया जा सकता है। ये एक मेन बात है जो कि हमें देखने को मिली रिजवान की कैप्टनसी में। और इसके बाद हमने शाहीन ने जब क्लासन को आउट किया तो फिर एक तरीके से डाउनफॉल ही चला। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। उनके जो बॉलिंग कर लॉन्डर थे साउथ अफ्रीका के, वो भी अटक गए थे आके और वो अच्छा खेल रहे थे। लेकिन रिजवान की कैप्टनसी पे भी दाद दे सकते हैं और सुफियान नकीम की बॉलिंग को भी। सुफियान नकीम ने एंड में 4 विकेट ले लिए, मतलब बिल्कुल ही बेहतरीन सुफियान नकीम ने बॉलिंग कराई। मतलब पहले मैच में T20 के इन्होंने काफ़ी रन्स खाए थे और उसकी वजह से पूरे सीरीज़ से वो आउट हो गए थे। और इवन ODI सीरीज़ में भी वो नहीं खेले थे, 2 मैच उन्होंने नहीं खेले। आखिरी मैच में उनको लेकर आते हैं और आखिरी मैच में जो उनका डेब्यू मैच था ODI का, उसमें ही 4 विकेटें वो ले लेते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात थी। और जो आखिरी 2 विकेटें सुफियान नकीम ने ली हैं, वो 2 लगातार विकेटें उन्होंने ली हैं। जो आखिरी विकेट थी वो अगर आप देखें तो रिजवान ने बाकायदा ये बोला था कि यहाँ बॉल कराओ और यहाँ बॉल कराओगे तो आउट हो जाएगा, और इसी तरीके से सुफियान नकीम ने वहीं पे बॉल कराई है।
और आउट भी हो गए, बोल्ड हो गए वो, और इसकी वजह से पाकिस्तान ने उनको हरा दिया है। मतलब 36 रन से पाकिस्तान ने डिफीट कर दिया साउथ अफ्रीका को। बड़ी बेहतरीन उन्होंने खेला है आज के मैच में। और आज के मैच में 2 चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। 2 चीज़ें ऐसी क्या थी, बल्कि मैच में क्या, सीरीज़ में अगर आप कहें ऑल ओवर, तो वो 2 चीज़ें ये थी कि साइम अयूब की जो बैटिंग है, बल्कि साइम अयूब की बैटिंग है, साइम अयूब इटसेल्फ, क्योंकि साइम अयूब की सिर्फ बैटिंग नहीं है, साइम अयूब की फील्डिंग, साइम अयूब की बॉलिंग, इन तीनों डिपार्टमेंट्स में साइम अयूब ने समझ लें कि PhD किया हुआ है। मतलब बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं। इवन इस मैच में सबसे कम इकॉनमी साइम अयूब की थी। मतलब साइम अयूब वो वाहिद बॉलर थे जिन्होंने 10 ओवर पूरे कराए, बाकी किसी ने भी नहीं कराया। नसीम शाह ने नहीं कराया, शाहीन शाह ने नहीं कराए, आपके सुफियान मुकीम ने भी नहीं कराया, उन्होंने 8 ओवर कराए हैं, और आपके नसीम शाह ने 9 ओवर कराए। लेकिन साइम अयूब पे रिजवान ने ट्रस्ट किया और साइम अयूब ने 10 ओवर कराए हैं, और उनकी इकॉनमी भी 3.4 की इकॉनमी थी, जो कि बहुत ही कम है भाई। बहुत ही आला बॉलिंग कराई साइम अयूब ने। मेन उनके बैट्समैन मिलर को आउट किया है भाई। बेशक उसमें रिजवान की कीपिंग की भी शामिल थी, रिजवान की प्लानिंग भी शामिल थी, लेकिन साइम अयूब को जिस तरीके से यूटिलाइज करा रिजवान अपनी कैप्टनसी में, वो बहुत ही ब्रिलियंट है। और साइम अयूब पे दाद देनी चाहिए। साइम अयूब पे दाद इस वजह से देनी चाहिए कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर्स के सामने। वो आपके साउथ अफ्रीका में परफॉर्म कर रहा है, साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर्स के सामने, जो कि आपके इतने मुश्किल बॉलर्स हैं, इतनी मुश्किल कंडीशन होती है साउथ अफ्रीका की, उसमें आपको परफॉर्म करके दे रहा है। आपकी जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ थी उसमें ODI सीरीज़ में टॉप स्कोरर था, फिर आपकी जिम्बाब्वे जो सीरीज़ आई है उसमें ODI में भी और T20 सीरीज़ में भी आपकी टॉप स्कोरर था आपकी तरफ से। फिर आपकी जो यह साउथ अफ्रीका सीरीज़ है इसमें T20 आई और ODI सीरीज़ दोनों में अगेन टॉप स्कोरर था। तो भाई इतना बड़ा टैलेंट जो हमें मिला है उस पर सारे हमारे क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं, और हम जो है हमारी जो एरा स्पोर्ट्स की टीम है वो तो भाई कब से हम लोग डिफेंड कर रहे हैं साइम अयूब को इस बात पे कि भाई हमने पहले से फोर्स इस बात को कर लिया था कि साइम अयूब के अंदर टैलेंट क्या है, उनकी टेक्निक क्या, उनका टैलेंट क्या है, वो सब हमने पहले से फोर्स कर लिया था, जिसकी वजह से हम सपोर्ट कर रहे थे। और साइम अयूब को हमने सपोर्ट किया, इरफान खान नियाजी को भी हमने सपोर्ट किया इस बात पर कि इरफान खान नियाजी एक अच्छे हिटर हैं, और कराची किंग्स की तरफ से भी उन्होंने काफ़ी हिटिंग की है और अच्छी परफॉर्मेंस की है, जहाँ पे मैच फंसा हुआ था वहाँ पे खेला है। तो इस वजह से इन 2 प्लेयर्स को हमने सपोर्ट किया है और ये साबित भी हुआ है आज। अच्छा, ये तो एक बात होगी जो मैंने कहा था कि भाई साइम अयूब की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है, लेकिन दूसरी एक जो अच्छी बात है, जो अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो है रिजवान की कैप्टनसी। मतलब रिजवान ने क्या बेहतरीन कैप्टनसी की है। मतलब यार आपको जैसे मैंने अभी कैप्टनसी की कुछ हाइलाइट्स आपको मैंने बताई हैं कि आखिरी बॉल में किस तरीके से आउट किया, और उसके बाद शाहीन शाह को मिडिल ओवर्स में लेकर आए, जो कि बाबर आजम कैप्टनसी में नहीं देखने को मिल रहा था। डिफेंसिव कैप्टनसी थी, और एक कहता ना कि एक आपको किताब रख के दे दी और वही आप फॉलो कर रहे हो, तो वही हमें देखने को मिल रहा था बाबर आजम की कैप्टनसी में। लेकिन रिजवान क्या कर रहे हैं, रिजवान आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर रहे हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और ऑफेंसिव थिंकिंग की वजह से क्या होता है कि आपकी जो टीम है वो जीतती है। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन था जो हमें देखने को मिला। अगर हम ये कहें कि भाई साइम अयूब की वजह से हम जीते हैं, ये बात भी ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे हम रिजवान की वजह से जीते हैं, रिजवान की कैप्टनसी की वजह से जीते हैं, तो ये बात भी गलत नहीं होगी, मैं ये समझता हूँ। लेकिन चलो हमने सीरीज़ जीत ली, बहुत ही अच्छी बात हुई। नेक्स्ट सीरीज़ हमारी टेस्ट मैच हो रही है, और उसके बाद हमारी ODI ट्राई सीरीज़ हमारी होनी है घर पे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। लेकिन फिर भी हमारी टीम में कुछ ऐसी मसले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। फॉर एग्जाम्पल फ़खर ज़मान भाई वो परफॉर्मेंस दे रहा है चैंपियंस कप में, और वो अपने जो है वो परफॉर्मेंस से अपनी जो सिलेक्शन है उस पर उसके दरवाजे नॉक कर रहा है, वो बार बार नॉक करे जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, और जो इवन चेयरमैन है वो भी नहीं सुन रहे। भाई आज का जो मैच था ना UMT माखूर का, इसमें 29 पे UMT माखूर के 3 आउट हो चुके थे, बड़ी मुश्किल कंडीशन लग रही थी। लेकिन उसके बाद आपके फ़खर ज़मान की बहुत ही बेहतरीन इनिंग आती है, 89 रन इन्होंने बनाए हैं 64 गेंदों पे। कुछ लोग कह रहे हैं भाई स्लो खेला, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो मैन ऑफ द मैच थे आज के मैच में। और आप कह भी किसको रहे हो, मतलब वो बंदा जो कि आपकी टीम में सबसे ज़्यादा तेज़ खेलता है, आपकी इंटरनेशनल टीम में, आप उस बंदे को कह रहे हो कि भाई वो स्लो खेलता है। भाई वो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने खेला है और मैन ऑफ द मैच और टीम को मैच जिताया है प्रॉपर। तो अब टीम अगर मैच जीत रही है, तो अगर आपकी स्ट्राइक रेट कम भी हो तो वो जायज़ इस वजह से है क्योंकि आपने सिचुएशन के हिसाब से खेला है। इसका मतलब सिचुएशन डिमांड ही ये करती थी। तो फ़खर ज़मान को आप टीम में लेकर आओ भाई, उनकी जो परफॉर्मेंस चल रही है, उनको किस बेसिस में बाहर रखा हुआ है। अब्दुल्ला शफीक की जो परफॉर्मेंस चल रही है इंटरनेशनल में, वो अगर आप देखें, तो फ़खर ज़मान की जो परफॉर्मेंसेज हैं आप वो देखें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फ़खर ज़मान को होना चाहिए, अगर आप सोचें तो फ़खर ज़मान एक एंड पे वो खड़े हुए हैं,
और एक एंड पे आपका साइम अयूब खड़ा होगा, तो वो बहुत ही बेहतरीन आपका ओपनिंग ड्यो बन जाएगा। मतलब अगर आप देखें तो दोनों तरफ से आपकी गोलाबारी चली होगी, साइम अयूब मार रहे हैं एक तरफ से फ़खर जमान मार रहे हैं, और उससे फ़ायदा ये होगा, मज़े की बात ये है कि साइम अयूब पे जो अभी प्रेशर पड़ रहा है थोड़ा बहुत, उस पर वो आउट हो जाते हैं मारने पे, वो भी नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है। 1 डाउन पे आपके बाबर आजम आने हैं, 2nd डाउन पे आपके रिजवान आने हैं, तो एक अच्छी लाइनअप बन जाएगी। लेकिन एक और मसला है जो हमें वो भी सॉल्व करना है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। वही मसला ये है कि हमारी जो टीम है उसमें मिडिल ऑर्डर में आपको सऊद शकील लाना चाहिए। सऊद शकील इस वजह से क्योंकि आपकी जो अभी पाकिस्तान कंडीशन में आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, वहाँ पे आपके स्पिन भी आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपके सऊद शकील होने चाहिए। सऊद शकील इस वजह से क्योंकि सऊद शकील को कुछ लोग कहते हैं फास्ट बॉलर उनको खेलने नहीं आता, सिर्फ स्पिन ही खेलते हैं, तो भाई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सऊद शकील फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं। इवन अगर आप PSL में देखें तो PSL में जो अभी इस साल का हुआ है उसमें भी इन्होंने फास्ट बॉलर को मारा है, और तकरीबन अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे शॉट मारे हैं। 360 इन्होंने खेला है, हिटिंग प्रॉपर की है, और हम लोग काफ़ी अच्छे से यही बात करेंगे सऊद शकील को किस बेसिस में निकाला गया है, इस पर कोई बात भी नहीं कर रहा। लेकिन हम ही लोग हमारे प्लेटफॉर्म से इस बारे में बात हो रही है, इस बारे में आवाज़ उठाई जा रही है, क्योंकि कामरान गुलाम को जहाँ तक मुझे याद है उनको लाया गया था बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पे, लेकिन अब सऊद शकील को ही हटा दिया गया है कामरान गुलाम को लाने के लिए। तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट अगर हम कामरान गुलाम रखते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि बाबर आजम पे भी एक कांस्टेंट प्रेशर पड़ता रहेगा कि भाई आपको अच्छा खेलना है, और उसमें प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फ़ायदेमंद होता है भाई एक प्लेयर के लिए, ताकि वो अच्छा खेले, सीरियस ले उस चीज़ को और इम्प्रूव करे। ये एक चीज़ होती है जो कि मोटिवेशन क्रिएट करती है प्लेयर के अंदर। और जैसे अगर आपने देखा कि आपके नए प्लेयर आए हैं टीम में, आपके अबरार आए हैं, तो अबरार आए हैं शादाब खान की जगह, तो शादाब खान पे भी घर बैठे एक प्रेशर बने जा रहा है कि भाई अबरार है और सुफियान मुकीम है, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो शादाब खान को भी अपनी जो भी मसले हैं उनमें वो इम्प्रूव करने पड़ेंगे। बॉलिंग में जो मसले उनको फेस करने पड़ रहे हैं और स्पिन में क्या क्या चीज़ें उनको इम्प्रूव करनी है वो कर रहे होंगे। जाहिर सी बात उन पर प्रेशर पड़ रहा है तो वो कर रहे हैं। तो यही एक चीज़ है जो कि आप बाबर आजम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप सऊद शकील को किस बेसिस में निकाला है वो बात समझ नहीं आ रही है, जो कि फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलता है, मोस्ट टेक्निकल प्लेयर है अलॉन्ग साइड बाबर आजम इन आवर टीम। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्नस लबिशेन और स्टीवन स्मिथ है ना, वैसे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बाबर आजम और सऊद शकील है। मैं रिजवान नहीं बोलूँगा क्योंकि रिजवान एक 1 डायमेंशनल प्लेयर है, उनको सिर्फ लेग साइड पे बॉल चाहिए होती है, उनकी टेक्निक इतनी अच्छी है ही नहीं। लेकिन बाबर आजम और सऊद शकील ऐसे प्लेयर हैं इनकी बहुत अच्छी टेक्निक है, और वो आप उनको सही से इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों को कांस्टेंट मौका देना चाहिए, दोनों को साथ ही खिलाना चाहिए भाई। आप सऊद शकील को आप वैसे तो 4 नंबर पे लेकर आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे रिजवान खेलें तो आप चलो सही 5 नंबर पे खिला लो, लेकिन उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। और एक स्पिन के तो आप लोगों को पता ही है कि वो कितने बेहतरीन प्लेयर हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है। तो खैर आज की जो भी बात की, उम्मीद करते हैं बेहतरी हो पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट आगे से आगे बढ़े। इसी बात में वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।